ना अब इकोनॉमी के लगभग लास्ट पोजीशन पे पहुंच रहे हैं। उसी में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, उसका नाम है आज बजट, है ना। ठीक है, एक हेडिंग दीजिए बजट। देखो अब समझते हैं कि बजट होता क्या है। देखिएगा कि आप लोग बराबर सुनते होइएगा लोगों में कि भाई हमारा बजट अलाउ नहीं कर रहा, हम ये चीज़ नहीं खरीदेंगे, है ना। मेरा बजट अलाउ नहीं करता है कि हम नॉर्मल फ़ोन या नॉर्मल ही कपड़ा पहनेंगे। तो बजट होता है क्या है, तो बजट जो होता है किसी भी सरकार का, है ना, बजट जो होता है एक ऐसा दस्तावेज होता है या डायरी होता है जिसमें किसी भी सरकार का, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसका आय और व्यय का क्या होता है, ब्यौरा होता है। देखो हमने क्या कहा, बजट जो होता है एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें किसी भी सरकार का चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसके आय और व्यय का क्या होता है, ब्यौरा होता है। एक यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है ब्यौरा, है ना। देखो हमने क्या कहा, बजट क्या है, एक प्रकार का दस्तावेज होता है ना। दस्तावेज मतलब कि क्या रहेगा, एक कागज रहेगा, लेटर रहेगा, उसमें लिखा रहेगा भारत सरकार का बजट, बिहार सरकार का बजट, है ना। और इसी में क्या रहता है, दो चीज महत्वपूर्ण होता है। क्या महत्वपूर्ण है ना, इसमें आय और व्यय का क्या होता है, ब्यौरा होता है, ब्यौरा। ठीक है, एक वर्ड यूज किया जाता है इकोनॉमी में, उसका नाम है ब्यौरा। ब्यौरा का मतलब क्या होता है, ब्यौरा को हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट। इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, कथन बोलते हैं ना। तो ब्यौरा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट, है ना। तो स्टेटमेंट किसका, तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, है ना, अकाउंट। यानी ब्यौरा का स्पेलिंग क्या हो गया, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। यानी अंग्रेजी में कैसे डिफाइन करेंगे कि बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। समझो ध्यान से स्तुति, बजट क्या होता है, तो बजट क्या होता है कि किसी भी सरकार के आय और व्यय का क्या होता है, ब्यौरा होता है। अब यहाँ देखो, यहाँ स्टेटमेंट लिखा गया, स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, बोलना या कहना। तो देखिएगा कि बजट जब तैयार होता है सरकार का, उसमें लिखा रहता है कि हाँ वित्त मंत्रालय का या शिक्षा विभाग का, जो भी मंत्रालय होगा ना, पूरा एक एक लाइन लिखा हुआ रहता है कि शिक्षा पर इतना करोड़ रुपया दिया जाएगा, जिसमें कि बेंच पे इतना खर्चा, डेस्क पे इतना खर्चा। हम लोग पेपर में नहीं ना पढ़ते हैं उतना, पेपर में बस ये लिखा रहता है कि हाँ शिक्षा पर 2 लाख करोड़ खर्च कर दिया। लेकिन देखिएगा बजट 500-700 पेज का होता है ना, उसमें एक एक लाइन लिखा गया हुआ होता है। तो कभी भी जब भी सरकार बजट बनाती है, बजट का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, तो उसमें जिस भी विभाग का आने वाला पैसा किस किस माध्यम से आता है उसका भी चर्चा किया जाता है, प्लस कि इस पैसा का या इस धन का वो किस किस रूपों में कहाँ कहाँ खर्च करेगा वो भी उसमें दिया हुआ रहता है। तो देखो बजट जो होता है वास्तव में हमारे भारत का संकल्पना नहीं। देखो बजट जो होता है वास्तव में वो बुगेटे शब्द से लिया गया हुआ है। किससे लिया गया हुआ है, बुगेटे, बुगेटे। अब देखिए होइएगा कि जैसे हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, पुलिस को स्पेलिंग ऐसे होता है ना। कभी अंग्रेजी मूवी देखिएगा हॉलीवुड का, उसमें क्या कहीं कहीं लिखा रहता है, POLIS लिखा रहता है। किसी किसी उसमें क्या लिखा रहता है, PULICE रहता है। चीज वही है, क्या नाम अलग अलग हो जाता है। तो सब समझो कि कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन वहां पर फ्रांस में क्या बोलते हैं, इसको बुगेटे बोलते हैं। देखो बुगेटे क्या था कि जब फ्रांस में पहली बार बजट पेश किया गया था, देखिएगा कि वो चमड़ा के थैला में वहां के जो वित्त मंत्री होते हैं, चमड़ा का थैला लेकर के क्या किया, वहां पर कागज निकाला, फिर वहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वहां के पार्लियामेंट में। तो सबसे पहले फ्रांस पूरे विश्व में ऐसा देश था जिसने अपने समस्त देश के सीमा के भीतर आय और व्यय का ब्यौरा क्या किया, प्रस्तुत किया। उसको उसने नाम दिया बुगेटे। फिर जैसे जैसे इसका एक्सपेंशन हुआ अमेरिका में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, तो इंडिया में इसको नाम क्या दे दिया गया, इंडिया में इसको नाम दे दिया गया बजट, है ना। कहाँ गया, बजट नाम दे दिया गया। अब सवाल ये आता है कि हम जब गुलाम थे तो क्या गुलाम भारत में बजट पेश हुआ था, पहली बात। और जब हम स्वतंत्र हुए थे तो स्वतंत्र होने के बाद में बजट हम लोग कैसे पेश किया या किन के द्वारा पेश किया गया, जो पीटी में पूछा जाता है। ये समझ में आया। तो बजट क्या होता है जयप्रकाश, कि किसी भी सरकार के धन का या किसी सरकार का आय और व्यय का क्या होता है, ब्यौरा अंकित किया हुआ रहता है। ठीक है, 1857 का अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या था कि भारत का सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से किसके यहाँ चला गया, क्राउन के यहाँ चला गया ना। देखो पूनम समझो यहाँ पे ट्रिक क्या है, इकोनॉमी में हम लोग कैसे हिस्ट्री को जोड़ते हैं, इकोनॉमी में पढ़ाई का ये तरीका होता है।
जब हमारे यहाँ 1858 का क्या बना, एक्ट बना, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बार बार बोल रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको नीता पढ़ा रही है, सर कबूतर उड़ गया, सर बैल उड़ गया, ऐसे थोड़े होता है। जो है इंपॉर्टेंट क्या था, इंपॉर्टेंट इसमें यह था कि हमारे यहाँ जो सत्ता था ब्रिटिश कंपनी से कहाँ चला गया जयप्रकाश, क्राउन के हाथ में। तो यहाँ पर क्या हो गया पूनम, अब हमारे इंडिया में जो शासन था किसके अंतर्गत चला गया, क्राउन का। क्राउन का मतलब क्या हुआ कि अब हमारे यहाँ सबसे पहले राजा के मार्गदर्शन में ही सत्ता का संचालन हुआ। अब सोचो कि जिस भी देश में यदि सत्ता राजा संभालेगा या वहाँ का क्राउन संभालेगा, इसका मतलब हुआ कि जिस प्रकार से नीतियाँ ब्रिटेन के पार्लियामेंट में बनता था, यानी अब हमारा कानून कौन बनाएगा, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में बनेगा। बात समझ में आया। यानी अब पूरी तरीके से जब ब्रिटेन को लगा कि भाई इंडिया में अगर हम नहीं हस्तक्षेप करेंगे तो हमारी जो कंपनी होगी, कंपनी क्या करे, इंडिया को खराब कर देगा। तो जब 57 के क्रांति के बाद में 58 में पूरा इसके हाथ में चला आया, क्राउन के हाथ में, तो पूरे के पूरे इंडिया का इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। आप देखे होइएगा कि 1858 के बाद से ही बहुत सारी ऐसी क्रांतिकारी अधिनियम पारित किए गए थे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में। जो सबसे बड़ा उसमें कौन था अधिनियम था, 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम था। मिंटो की मिंटो बोलते हैं, अच्छा मार्ले मिंटो अधिनियम, मिंटो, अच्छा मिंटो नाम था उसका, हमको लगा मिंटो नाम है। 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम था। फिर 1935 का इंडियन काउंसिल एक्ट का, उसके बाद में क्या था, 1947 का अधिनियम था, इंपोर्टेंट अधिनियम था। ये सब इसी का देन था। अब जरा देखो पूनम कैसे जोड़ते हैं कि जब इनकी सरकार बनी नैना, किसका, क्राउन का, तो हमारे यहाँ से पैसा का दोहन करना उसने क्या किया, शुरू किया। प्लस इसी के साथ में हिंदुस्तान में उन्होंने विभिन्न प्रकार के आर्थिक विकासात्मक कार्यों का भी क्या किया, शुरुआत किया। तो इसी समय में 1860 ईस्वी में ब्रिटेन की संसद में सबसे पहले भारत के लिए वार्षिक बजट तैयार किया गया। हमने क्या कहा, 1860 में सबसे पहले ब्रिटेन की संसद में क्या किया गया, वार्षिक बजट तैयार किया गया। ठीक है, बताओ जो 60 में किया गया था, तो उस समय में भारतीय बजट ब्रिटेन के पार्लियामेंट में, ब्रिटेन के संसद में किसने पेश किया? सर उनका नाम हमको अच्छे से याद नहीं है, लेकिन विल्सन करके कुछ थे। ठीक है, सही पकड़ी हो थोड़ा। देखो तो सबसे पहले ब्रिटेन के जो क्या थे, सांसद थे, उसको वहां पे सर बोला जाता है। सांसद को क्या बोलते हैं, सर बोलते हैं। तो सांसद उसका नाम था जेम्स विल्सन। क्या नाम था बच्चों, जेम्स विल्सन। तो जेम्स विल्सन ने क्या किया, सबसे पहले भारत के लिए ब्रिटेन की संसद में क्या किया, बजट पेश किया। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस बजट में क्या कहा गया था, इस बजट में कहा गया था पूनम कि भारत में पैसे का इकट्ठा हम लोग कैसे करेंगे और उसके बाद में हम लोग भारत में किन किन विकासात्मक कार्यों का श्री गणेश करेंगे। तो अब देखिए होइएगा कि हावड़ा का ब्रिज हो, कोंकण रेलवे हो, पश्चिमी घाट का रेलवे हो, दार्जिलिंग का रेलवे हो, चाहे अरुणाचल इसका कौन हिमाचल प्रदेश का रोड सब हो, बहुत सारा काम ये करवाया था, बहुत बढ़िया काम करवाया था। फिर महिला शिक्षा के लिए भी इन्होंने काम, बहुत सारा कानून लाया था बाद में, है ना, महिला शिक्षा का। फिर दलितों के लिए भी बहुत सारा काम किया था। तो ये जो परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन हम एक तरह से समझो कि ब्रिटेन की सरकार के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट था, जिसने कि हमारे यहाँ खास करके पिछड़ी जातियों का और विकास का बहुत ज़्यादा काम किया था इकोनॉमी में। ये नाम को याद रखना, जेम्स विल्सन। आगे बढ़े हम लोग। अब देखो जो बजट होता है, वह बजट का समान रूप से प्रकार तो बहुत होता है। ठीक है, बजट क्या होता है, प्रकार तो बहुत होता है, लेकिन उसमें जो बजट का होता है, बजट के रूप क्या क्या हो सकते हैं, है ना। अब हम क्या देखते हैं, बजट के रूप, यानी इसके फॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी में बजट के 3 रूप पाए जाते हैं। ठीक है, इकोनॉमी में बजट के क्या रूप पाए जाते हैं, 3 रूप पाए जाते हैं। सबसे पहला को हम लोग बोलते हैं संतुलित बजट। देखो यही 3 प्रकार का बजट होता है। क्या क्या होता है, संतुलित बजट, अधिशेष बजट और घाटा बजट। ठीक है, ये इसके क्या हो गए, रूप हो गए। यानी पूरे विश्व में कहीं भी चले जाइएगा पूनम, तो यही क्या होता है, 3 प्रकार का व्यय पाया जाता है। 3 प्रकार क्या पाया जाता है, रूप, बजट के रूप पाए जाते हैं। अब देखो कि संतुलित बजट क्या होता है, कि बजट में हमने क्या बताया, क्या रहता है, 2 रूप, 2 रहेगा। एक रहता है क्या पूनम, एक रहता है, दूसरा क्या रहता है, व्यय। यही ना रहता है, इनकम, और एक क्या रहता है, एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब देखो नाम से स्पष्ट है क्या नैना, कि संतुलित बजट, है ना। देखो जब कभी भी किसी सरकार का, या किसी भी राज्य सरकार हो या किसी भी केंद्र सरकार हो,
तो जब कभी भी किसी सरकार का जो बजट होता है, उस बजट में यदि आय और व्यय क्या होते हैं पूनम, यदि दोनों बराबर होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संत बजट। जैसे मान लेते हैं कि 2024, 23 और 24 के लिए भारत सरकार ने बजट बनाया होगा। मान लेते हैं कि इसको आय हुआ इस वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपया, मान लेते हैं, ठीक है, करोड़ रुपया। और इसी वर्ष में इनका जो व्यय रहा होगा कितना, व्यय रहा होगा कितना, 1 लाख करोड़ रुपया। तो दोनों क्या बराबर है ना, यानी न घटा हुआ न हमको नुकसान हुआ। इस प्रकार बजट को हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित बजट बोलते हैं। अब जरा बताओ कि दुनिया का ऐसा कोई भी देश है जिसके पास में संतुलित बजट होता होगा? नो एनी कंट्री। दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है अभी तक जिसके पास में क्या है पूनम, नैना, संतुलित बजट है। आप समझ सकते हैं ना कि यदि हमको खर्चा हो रहा है ना हमको नफा हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, विकास होगा, नहीं होगा। जैसे मान लो कि हम ही कोचिंग चलाते हैं, हमको तो खैर घाटे में चल रहा है, बात समझो। अगर हमको आय जितना हो रहा है उतना ही यदि हमको व्यय होगा तो हमको प्रोग्रेस बोलेंगे नहीं, बोलेंगे वृद्धि, इसको विकास बोल ही नहीं सकते हैं। तो ये किसी भी देश में आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, या तो उसको घाटा होता है या शेष बजट रहता है। बात समझ में आया? और जब ये बजट अगर बराबर हो गया, इसका मतलब है कि वहां पर विकास संतृप्त हो चुका हुआ है। मतलब क्या कि वहां विकास एकदम बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गया? तो ऐसा अभी तक किसी देश में लागू नहीं हुआ है, ठीक है पूनम। अब देखो, अब अधिशेष का मतलब क्या होता है, सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या होता है कि हमारे पास मान लो कि इस वर्ष आय कितना रहा, 1 लाख रुपया, अब व्यय हमारा कितना रहा, मात्र 85,000 करोड़ रुपया। तो बताओ तो नीता, हमारा कमाई कितना है, 1 लाख रुपया, हम खर्च कितना कर रहे हैं, 85,000 रुपया। तो हमको बचत हुआ कि घाटा हुआ, बचत हुआ ना, कितना बचत हुआ, 15,000 रुपया का बचत हुआ। यानी ये हमारे पॉकेट में जाएगा, कहा जाएगा, पॉकेट में जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिशेष बजट। इसका मतलब क्या हुआ फॉर्मूला इसका, कि जब इसमें आय इज ग्रेटर देन क्या, मैथ में यही ना लिखते हैं, तो मैथों मेरा गड़बड़े है, थोड़ा बताओ ये सब, इसी को ना बोलेंगे अधिशेष। मतलब सही लिखे नहीं, इतना चीन में गड़बड़ हो जाता है थोड़ा बहुत, है ना। मैथ का क्लास लिए है, देखो कोई ठीक ठाक हो जाए तो काम हो जाएगा। तुम माता काहे पीट रही हो ठीक है नहीं ना। तो जब क्या होता है, आय अधिक होता है किससे, व्यय से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिशेष बजट। जरा बताओ कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जिसके पास में अधिशेष बजट होगा? फिनलैंड, लग्जमबर्ग, आयरलैंड का नाम तो सुने हैं, कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स में कितना है, सबसे आगे है। शांति सूचकांक में कितना है, सबसे आगे है। फ्रीडम में कितना है, सबसे आगे है। जैसे लग्जमबर्ग एक ऐसा देश है जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है। लग्जमबर्ग में तुम कहीं भी जाओगी ना तो तुमको मेट्रो तुमको फ्री कर दिया हुआ सरकार, किसी अस्पताल में तुमको फ्री में इलाज है, फ्री में हवाई जहाज में तुमको बैठा के घुमाएगा अपनी सीमा के क्षेत्र में ही, फ्री में बस है, एकदम टनाटन जगह है वहां का, वो कोई दिक्कत नहीं। कारण क्या है, उसके पास आय बहुत हो रहा है। खर्चा क्या है, खर्चा से ज्यादा उसका क्या आय हो रहा है, तो वो अपना आय को कहां इन्वेस्टमेंट कर रहा है, विकास में। बात समझ में आया? और हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ आय तो होगा तो क्या होगा, हमारे यहाँ आय से अधिक तो व्यय ही होता है। तो ये कुछ कम ही देश में है। जैसे कौन सा देश हो गया, फिनलैंड, आयरलैंड, है ना, लग्जमबर्ग, ETC, जो भी मतलब किसी भी सूचकांक में सबसे टॉप पर होता है ना, वहां पर क्या होगा, वहां पर यही सब देश में आता है। ठीक है, बढ़े आगे। अब देखो, अब घाटा बजट किसको बोलते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है, जब आय जो होगा वह क्या होगा, व्यय से कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ नीता, हम कमा रहे हैं, मेरा आय कितना है, 1 लाख रुपया, और खर्चा मेरा कितना है, 1.5 लाख रुपया, कुछ मान लो, तो हमको अपने जेब से नहीं देना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं, अच्छा ऐसा बात है, तो इसको बोलते हैं इनकम लेस देन एक्सपेंडिचर। वाह, अच्छा नाम है। तो यह क्या कहलाता है रिया, ये कहलाता है घाटा बजट। अब जरा बताओ कि आपके भारत में घाटा बजट होता है कि अधिशेष बजट होता है कि यह होता है? जब से हम आजाद हुए हैं ना, तब से हमारे यहाँ 1947 से लेकर के हमारा बजट किस में जाता है, घाटा में ही जाता है। ठीक है, और हम आपको पढ़ाए थे पहले किस घाटे बजट का सबसे बड़ा कारण क्या है, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही और सब्सिडी सबसे बड़ा कारण है ना। हमारे यहाँ कोई पुल बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, ठेकेदार को देते हैं ना, उसको फिरौती बोलते हैं। तो ये सब किसमें चला जाता है, ये सब घाटा का कारण होता है।
तो जितने भी सूचकांक में नीचे के देश हैं, जैसे भारत हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, इटली, ये ईरान हो गया, ये सब क्या है, इस में घाटा बजट होता है। क्यों? क्योंकि उसको आमदनी 98 और खर्चा, समझ में आ गया? यही 3 फॉर्म होते हैं। और जो हमारे पास में जब 1860 में जो बजट पेश किया गया था ना पुनः शुरुआत में पार्लियामेंट में ब्रिटेन में, तो यही 3 ठो फॉर्म का निकल करके आया था कि भाई साहब ऐसा ही होना चाहिए। तो उस समय में जो स्वतंत्र देश थे, देखो अधिकांश देश तो गुलाम था ना ब्रिटेन का, केवल ब्रिटेन ही किस में था, ब्रिटेन अधिशेष बजट में था। देखो ब्रिटेन का आबादी बहुत छोटा है, अब पूरा का पूरा उस दुनिया में क्या कब्जा करके रखा हुआ, तो पूरा पैसा लेके कहाँ आया, अपने पास में आया था ना। तो उस समय ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा अधिशेष बजट हुआ करता था। तो ये जनरली डेवलप्ड कंट्री में ही होता है, बाकी ये डेवलपिंग कंट्री का क्या होता है, निशानी होता है। तो हमारे यहाँ जब पहली बार बजट पेश किया गया था 1860 में अंग्रेजों के द्वारा, जेम्स विल्सन साहब के द्वारा, तो उस समय से ही हमारे यहाँ क्या है, घाटा बजट चल रहा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। कारण क्या है कि हमारे यहाँ टैक्स की चोरी बहुत अधिक होती है, बहुत लोग टैक्स चोराता है। बस समझ में आए, इसको मिटाएं। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, एक बड़ा सा अचंभा वाला बात है रिया, कि सरकार ने बजट को तो बोल दिया कि ठीक है बजट को क्या कीजिए, बजट को आप पेश कीजिए, लेकिन जब संविधान हमारा बना तो हमारे भारत के संविधान में बजट शब्द का कहीं क्या किया गया है, प्रयोग नहीं किया गया हुआ है। तो जब अंबेडकर साहब संविधान लिख रहे थे 1935 के अधिनियम से लेकर के और कुछ अन्य देशों को लेकर के, तो जब संविधान का लेखन हमारा हो रहा था तो अंबेडकर साहब ने ही संविधान सभा में, उस समय उसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब, है ना, तो उसमें डिस्कशन हुआ तो बोला गया कि भाई देखिए हमारा इतना बड़ा देश है, विविधतापूर्ण देश है, तो हमारे देश में पैसा कहाँ से आएगा और किस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, पैसा को कलेक्ट करेंगे और पैसा को हम लोग कहाँ खर्च करेंगे। तो यदि इसकी बात हम संविधान में यदि नहीं डालेंगे ना, तो कोई भी जनता आने वाले समय में इसको हल्का में ले लेगा, मतलब कि उसका कानून में रहेगा, संविधान में, तब उसको मानेगा, तब कुछ अधिनियम भी बना सकते हैं। तब उस समय में हमारे संविधान निर्माताओं ने एक आर्टिकल, जो आर्टिकल का है क्या था, अनुच्छेद 112, इस 112 में क्या कहा गया, इसमें सुनो हम जो बोल रहे हैं सो, अनुच्छेद 112 कहता है कि मतलब सरकार, कोई भी सरकार, राज्य हो या फिर केंद्र सरकार हो, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपने आय और व्यय का लेखा जोखा संबंधित विधान मंडल तथा भारतीय संसद में प्रस्तुत करेगा, और न केवल प्रस्तुत करेगा बल्कि इस पर वाचन भी होगा। वाचन का मतलब क्या होता है, डिस्कशन भी होगा। समझ में आया पूनम? क्या है कि आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा, उसको वाचन किया जाएगा। तो यही आय व्यय के ब्यौरा का काफी लंबा टर्म था ना, एक वर्ड में बोल दिया गया, क्या, बजट। क्या बोल दिया गया, बजट बोल दिया गया। ठीक है, काम खत्म हो गया। अब क्या होता है कि यानी अब ये समझ लो कि 112 क्या कहता है, ये कहता है कि आय व्यय का ब्यौरा के बारे में बताता है, और बजट शब्द का जो प्रयोग है ना हमारे संविधान में नहीं किया गया हुआ है। इससे जो है किसका यूज किया गया हुआ बजट की जगह, आय व्यय का ब्यौरा में। कोई दिक्कत? जैसे मंत्रिमंडल का कहीं से यूज किया गया, नहीं यूज किया गया हुआ है, ठीक है, उसी प्रकार से इसका यूज नहीं किया गया हुआ है। अब सवाल आता है कि हम अब आजाद हो जाते हैं 1947 में। तो 1947 में हम जब आजाद होते हैं तो हमारे देश में उस समय आर.के. षडमुगम शेट्टी नाम के एक प्राणी होते हैं, जो नेहरू के मंत्रिमंडल में भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं। ठीक है, षणमुगम चेट्टी, ये मद्रास प्रोविंस से क्या आते हैं, विधायक चुन करके आते हैं, काफी पढ़े लिखे रहते हैं, है ना। ठीक, तो आर.के. षडमुगम चेट्टी जो होते हैं क्या होते हैं पूनम, हमारे भारत के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। ठीक है सर, ये षणमुगम चेट्टी है ना, षणमुगम तो लिखे है ना। हाँ सर, तो तालब भी 100 होगा और खो होगा ख की जगह, षणमुगम चेट्टी है सर, आप सन लिख दीजिए। अच्छा ठीक है, षणमुगम ना, हाँ ताला भी 100 होगा, दंतन न होगा। अच्छा ऐसे ऐसे, हाँ, और 9 दंतन होगा सर, कितना ऐसे। हाँ सर। मुगम चेट्टी होता है ना। अच्छा ठीक है सर, क्लास के बाद हम चेक करेंगे। हाँ कर लेना।
क्लास के बाद क्लास में तुमको रिपोर्ट मिल जाएगा, देखो तो भाई 5G स्पीड चलता है। ये क्या होते हैं, ये हमारे भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं। तो भारत में सबसे पहला बजट क्या होता है? अच्छा रुको, ऐसे लिखवाओ, ये यही है। अच्छा उसका ये है, अरे ये यही है। और हाँ अच्छा हाँ, तो वही चट्टी वही होगी। अच्छा लिख लो दोनों, है ना, हम तो यही पढ़ रहे थे तब से, है ना, हमारे गुरु यही पढ़ाए हुए थे किताब में, दोनों चलता है षणमुगम, है ना। देखो ठीक, देखो तो इसने क्या किया, सबसे पहला हमारे पास में क्या किया था, बजट पेश किया था षणमुगम शेट्टी। और ये कहाँ के थे, ये मद्रास प्रांत से, ये कहाँ से आए थे, मद्रास प्रांत से क्या थे, विधायक थे। ये पूछा जाता है प्रीलिम्स में, इसलिए हमने आपको बताया है। और हमारे इकोनॉमी में आर.के. षणमुगम चेट्टी को ही फादर ऑफ इंडियन बजट कहा जाता है। अब देखो तो बजट में जो होता है, हमने क्या बताया नीता, हम आय पढ़े और क्या पढ़े, व्यय पढ़े, ठीक है। तो हम आय और व्यय, जैसे कि हमारे पास पैसा आता है तो हम कहाँ रखते हैं, अकाउंट में रखते हैं। खर्च भी कहाँ से करते हैं, अकाउंट से खर्च करते हैं। उसी प्रकार से यदि आय और व्यय हमको कहीं रखना है या हमको कहीं दिखाना है तो सरकार कहाँ रखती है, सरकार के पास में फंड होता है, जिसको कि निधि बोलते हैं या कोष बोलते हैं ना। हाँ है? हाँ। तो अब क्या है कि आय और व्यय यानी पैसा किस फंड में रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, यानी आप ये समझ लो कि आय और व्यय को जहाँ रखा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग कोष बोलते हैं या निधि बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फंड, ठीक है। तो भारत में या बिहार में या जो भी स्टेट गवर्नमेंट में 3 प्रकार के क्या होता है, कोष होता है या फंड होता है या निधि होता है, यानी समझो कि प्रकार का क्या होता है, अकाउंट होता है, ठीक है। तो कितने प्रकार का हमने लिखवाया, 3 प्रकार का, ठीक है। देखो सबसे पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं संचित निधि, पढ़े हैं ना। उसके बाद क्या होता है, आकस्मिक निधि। और क्या होता है, एक होता है सार्वजनिक, है ना, या इसको सार्वजनिक खाता भी कहते हैं, ठीक है। देखो इसको कहते हैं पब्लिक अकाउंट, कंटीजेंसी फंड, CONTINGENCY, कंटीजेंसी फंड, है ना। देखो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किसका, संचित निधि का। देखो इसका जो चर्चा है ना, हमारे भारतीय के संविधान में अनुच्छेद 266 एक में किया गया हुआ है। 266 एक का है या 266 एक का है या क का है। देखो यह क्या कहता है, भारत का अनुच्छेद 266 एक ऐसे प्रकार का कोष या निधि की चर्चा करता है, बात करता है, जिसमें भारत सरकार के द्वारा भारत सरकार को प्राप्त सभी प्रकार के करों और राजस्वों को उसमें रखा जाता है। एक प्रकार का क्या हो गया, ये नैना एक खाता हो गया, जिस खाते में भारत सरकार को जो भी क्या प्राप्त होता है, टैक्स प्राप्त होता है या जो भी प्रकार का राजस्व प्राप्त होता है, उसको इसमें क्या किया जाता है, रखा जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संचित निधि बोलते हैं, ठीक है, हो गया। अब देखो हमने क्या लिखाया है पूनम, इसमें सभी प्रकार का क्या राजस्व और क्या कर, 2 चीज लिखवाया है ना। तो देखो पहले राजस्व की बात करते हैं, राजस्व की, ठीक है। राजस्व का मतलब क्या हो गया कि भारत सरकार को किसी प्रकार का शुल्क प्राप्त होना। जैसे देखोगे कि भारत सरकार बहुत प्रकार का भाड़ा पर दुकान चलाता है ना। दिल्ली में कभी जाइएगा तो पूरा कनाट प्लेस बड़ा फेमस जगह है, सब किसका, अधिकांश तो भारत सरकार का है। सरकार कहीं विभाग के अंदर क्या देती है, आपको रूम रेट पर दे दिया, तो सरकार को टैक्स मिलता है ना, कुछ भाड़ा मिलता है, तो भाड़ा से क्या किया, पैसा अपना प्राप्त कर लिया। फिर भारत सरकार रेलवे चलाती है, पैसा उसमें मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, राजस्व बोलते हैं, टैक्स बोलते हैं, राजस्व बोलते हैं ना, बताते ना परसों क्लास में। रेलवे से जितना पैसा निकला वो किस में चला जाएगा, राजस्व में चला जाएगा। उसके बाद कि अंबानी को सिक्योरिटी देता पैसा आया तो किसमें चला गया, इसमें चला गया। जितना भी सीमा शुल्क हो गया, बॉर्डर पर देखते हो ना, पास करता तो टैक्स मिलता है, वो सब किसमें चला जाएगा,
इस फंड में जमा होगा। जितना भी पोर्ट से जहाज आता है, पनिया जहाज आता है ना, बड़ा बड़ा टैक्स तो देता है ना पोर्ट पर, वो सब पैसा कहाँ जाएगा, इसमें चला जाएगा। यानी सरकार, उसका सेल गेल भेल जो होता है कंपनी, उसका राजस्व कुछ निकलता है, इसमें का राजस्व निकलता है, सब कहाँ जमा होता है, संचित निधि में जमा होता है, राजस्व में। कर का मतलब क्या हो गया, सरकार प्रॉपर्टी टैक्स लगाती है। जैसे देखिए पटना में हर घर में लिखा रहेगा नगर निगम घर संख्या इतना, काटी ठोका रहता दरवाजे पे, घर का टैक्स लेता है, पानी का टैक्स लेता है, रोड का टैक्स लेता है, पुल का टैक्स लेता है ना, जीएसटी लेता है। तो सब प्रकार का टैक्स जमा होता है, किसमें जमा होता है, भारत के संचित निधि पर। और इतना यह महत्वपूर्ण निधि होता है कि भारत के जितने भी बड़े बड़े संवैधानिक पद धारक है, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति महोदय हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, कैग हो गया, हाई सुप्रीम कोर्ट का क्या हो गया, जस्टिस हो गए, हाई कोर्ट के जस्टिस सबका पेंशन भत्ता सब कहाँ मिलता है, इसी से ना मिलता है। बात समझ में आया कि सबसे बड़ा ये आप ये कह सकते हो कि सरकार का क्या होता है, सरकार का ये सबसे बड़ा फंड होता है। कोई दिक्कत, जो भी टैक्स राजस्व आएगा सब कहाँ जमा होगा, संचित निधि। अब सवाल आता है कि संचित निधि में पैसा तो आया, तो इस पैसे का मान लो कि पैसा का क्या हो गया, ये गठरी हो गया, तो टेढ़ा बन गया, ये पैसा का क्या हो गया, ये संचित निधि हो गया। अब इसकी रखवाली कौन करेगा, एक महत्वपूर्ण बात ये भी है ना, तो यहाँ नेता सब चोर बैठा पड़ा हुआ, सब लूट के भाग जाएगा ना। तो बताओ कोई संचित निधि का पर्यवेक्षण करता किसको बोलते हैं, यूपीएससी क्वेश्चन पूछा होगा प्रीलिम्स में कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संचित निधि का पर्यवेक्षक होता है। कैग का नाम सुने होंगे, ये अल्फाबेट नहीं है, कैग है ना, जिसको क्या बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो यही क्या करता है, पूरे इस मतलब बैग का संचित निधि का देखता है कि पैसा कहाँ आया, कहाँ गया, कितना खर्च किया, कितना बचा उचा, सब का देख रेख कौन करता है, कैग करता है। और कैग रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है, संसद में पेश करता है। और अंततः ये रिपोर्ट कहाँ चला जाता है, पीडी की अनुमति से कहाँ पेश करता है, संसद में पेश करता है। फिर से समझो, बता देते हैं कि जो संचित निधि होता है, उस संचित निधि पर अंतिम रूप से भारतीय संसद का क्या होता है, निगरानी होता है, पर्यवेक्षक होता है, जिसकी निगरानी संसद कैग के नजर में करता है। सरकार का पैसा तो यहाँ आया ना, और सरकार जहां भी खर्च करता है, जैसे अस्पताल बनाया, एम्स बनाया, किसी का मतलब जहाज खरीदा, कुछ खरीदा, जितना पेंशन सब देना होना हुआ, सब आया भी इसी से और गया भी इसी से। यही क्या कहलाता है, यही नीति का। इसलिए देखिएगा कि भारत के सभी राज्य के प्रमुख जिलों में, है ना, राजधानी में कैग का तुमको ऑफिस मिल जाएगा। आपके पटना में भी है ना कैग का ऑफिस, मुख्यालय है, कहाँ है, स्टेशन के पास में, हमारे घर के बगल में है, वो बड़ा लिखा है, हाँ कैग का ये ऑफिस है, वहाँ बाहर कोई एंट्री नहीं देता है। जैसे आरबीआई का यहाँ पर है ना गांधी मैदान में, उसी प्रकार प्रत्येक जिला में, कैपिटल में राज्य के कैग का क्या होता है, ऑडिट होता है। और कैग न केवल भारत सरकार की इस निधि का, बल्कि इस प्रकार का जो निधि होता है ना, ये बिहार के लिए भी होता है, बिहार को भी होता है, और किसको होता है, भारतों को होता है। अब हम बिहार की बात करते हैं। यदि हमसे पूछेगा कि बिहार का संचित निधि से पैसा कहाँ जमा होता है, तो देखो बिहार का कैसे जमा करेंगे स्तुति, बिहार को राजस्व कहाँ से मिलता है, हम लोग भूमि जमीन लिखवाते हैं तो पैसा रजिस्ट्री में पैसा लेता है ना, वो पैसा कहाँ जाता है, इस निधि में जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, मकान बेचे तो कुछ टैक्स जमा करना पड़ता है, कहाँ गया, इसमें गया। कार हाथी घोड़ा खरीदते हैं तो उसको रजिस्ट्रेशन सरकार लेता है ना, कुछ शुल्क लेता है, पैसा कहाँ गया, यहाँ गया। कोर्ट में ब्याह करते हैं तो कुछ पैसा लेते हैं ना, 100-150 रुपया निबंध शुल्क लेता है, कहाँ गया, यहाँ गया। आईजीएमएस में दिखवाते हैं 5 रुपया लेता है ना पूंजी कटाई का, या पीएमसी में लेता है 5 रुपया पूंजी कटाई का, पैसा कहाँ गया, यहाँ गया। सरकार का सरकारी बस चलता है, वो पैसा कहाँ गया, इसमें गया। प्लस की गांधी मैदान का आसपास जितना भी तुमको ये दिख रही हो, क्या नाम है उसका, खादी मॉल के बोल में नहीं से बड़ा सा मार्केट है, कौन सा उद्योग भवन का मार्केट है, वो रेंट पे दिया हुआ है सब पब्लिक, इसको दुकानदार को, उससे क्या आया, उसको रेवेन्यू आया। तो जितना भी सरकार का पैसा आया सबको कौन कहाँ जमा हुआ, यहाँ पर जमा हुआ। अब जरा बताओ, इतना ज्यादा पैसा आता है तो आदमी नहीं बौखला जाएगा। तो इसी बौखलाहट को दूर करने के लिए कैग जो हुआ, कैग को हम लोग बोलते हैं, इसको बोला जाता है कि सार्वजनिक वित्त को बाघ बोलते हैं, बाज के आंख की तरह निरीक्षण करता है, एकदम दिख लेगा कि कहाँ कहाँ गड़बड़ है। जब 1990 के दशक में चारा घोटाला पकड़ाया था, इसलिए पकड़ाया था क्योंकि कैग ने ही उसका ऑडिट कर दिया था। जो उस समय 500 करोड़ का घपला हुआ था 1990 के दशक में, 500 का मतलब अभी हो गया कितना, 1000 करोड़ रुपया हो गया हुआ है।
तो कैग एक एक चीज काम, क्योंकि ये केंद्र सरकार का केंद्रीय है ना, इसमें बिहार का औकात थोड़े किसको हटा देगा। कैग कहीं भी जा सकता है, ईडी सीबीआई कहीं घुस सकता है, अगर वारंट उसके पास में है, तुम कुछ भी रहो, तुमको घुस के सब चेक चाक करके चलाएगा, वो पावर है तो इन लोगों के पास में। तो ये होता है क्या, इसको बोलते हैं संचित निधि। फिर हमारे यहाँ बिहार सरकार पास जमा, तो बिहार सरकार करती क्या है, तो बीपीएससी चेयरमैन को पेंशन, अभी रिटायर कर गए ना तो पता था उनको पेंशन मिलेगा। अभी जो नया चेयरमैन बन रहे हैं सुभानी साहब, उनको बनेंगे तब उनको वेतन मिलेगा। राज्यपाल को वेतन दिया जाता है, हाई कोर्ट के जज को वेतन दिया जाता है। अब इसी निधि से जो मेरे पास में आया ना, हमको रोड बनाना, मान लो कि ये अगर बिहार में, बिहार का संचित निधि है, ठीक है, तो बिहार में भी समस्तीपुर में अस्पताल बना है ना, कौन सा बड़ा अच्छा बना है कुछ दिन पहले, क्या नाम है उसका, राम जानकी, हाँ राम जानकी हॉस्पिटल। तुम कोई भी नाम नहीं पता अपने जिला का हॉस्पिटल है ना, तो सरकार वहां जो अस्पताल बनाई उसका पैसा कहाँ से आया है, संचित निधि से आया है। बात समझ में आया। जो रिपब्लिक डे परेड होता है गांधी मैदान में, पदक होता है, इतना पूरा बांस तांस पूरा फूल गुलदस्ता लगा रहता है, कहाँ से पैसा आता है, संचित निधि से आता है। कोई खिलाड़ी यदि मेडल जीत करके आता है हमारे पास में, मुख्यमंत्री देते हैं ना कि हमने 5 लाख का चेक दिया, मीडिया में क्या लिखता है कि मुख्यमंत्री ने 5 लाख का चेक दिया, गांव के लोग क्या समझेगा कि मुख्यमंत्री अपना जेब से बटुआ खोल के दिया होगा, लेकिन वास्तव में पैसा कहां से आता है, वो उस पब्लिक का ही पैसा होता है ना, अरे जनता लोग से। हाँ वेरी गुड साक्षी, जनता लोग का पैसा रहता है वहां, समझ में आया, इसी का पैसा वहां पर देता है। कहां पे, तो जितना भी सरकार का काम से, मेट्रो का काम भी चल रहा है ना, सब कहां से पैसा जाएगा, यहां से जाएगा। अभी नयका बस स्टेशन कहीं बनाया है ना बिहार सरकार, वहां 0 माइल के आसपास में पटना में, पूरा बिहार सरकार बनाया हुआ है, कहां से पैसा आया हुआ है, यहां से आया हुआ है। एक मजे की बात है कि जब नयका बस स्टेशन बन रहा था तो वहां पर बाथरूम बनाया था ना, रहने के लिए महिला का अलग और जेंट्स के लिए अलग, तो उसमें ठेकेदार जब उसका निकला था पेपर, उसमें जगुआर का फिटिंग का सब डालना था, नल टोटो सीट सब चीज जगुआर कंपनी का होना चाहिए था, और उसमें क्या लगा दिया है, 25 रुपया का प्लास्टिक का टोल नहीं आता वो लगा दिया है, वो भी क्या क्या खोल करके पगला सो लेके चला जाता है। तो जब तक हम आम जनता नहीं मजबूत होंगे तब तक सरकार क्या करेगी, सरकार है ना। बात समझ में आया। तो ये होता है, ये समझ में आ गया संचित निधि क्या होता है, अब तो कंफ्यूज नहीं करोगे, इसको पढ़ो कि किसका वेतन कहां से जाता है ना। आगे बढ़ते हैं पूनम, ठीक है चलो। अच्छा से नहीं पढ़ोगे, नहीं नौकरी होगा तो बढ़िया घर में शादियों ब्याह नहीं होगा, किसी का भी, लड़का हो या लड़की हो। जीवन बढ़िया करने के लिए बढ़िया तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। देखो अब आता है क्या, एक आता है आकस्मिक निधि। जैसे मान लो पूनम कि हमको क्या करना है, मेरे पास में फंड खाता है, अकाउंट है ना, सेविंग अकाउंट चलता है, क्रेडिट अकाउंट भी चलता है कंपनी का, लेकिन क्या हमारे पास 2 ही अकाउंट रहेगा, कहीं हमको इमरजेंसी पड़ गया तब हम क्या करेंगे, या तो कर्जा लेंगे, ना तो घर द्वार जमीन जथा बेचेंगे ना। सोचो कि इमरजेंसी तो किसी को भी पड़ सकता है, सरकार को भी पड़ सकता है ना। तो जब सरकार का खर्चा, सरकार का क्या खर्चा संचित निधि से उनको लगता है कि हम पूरा नहीं कर पाएंगे, और सरकार को ऐसा लगता है कि देखो आपदाएं कभी भी आ सकती हैं, तो सरकार के पास में आपदाओं को समझने के लिए और किसी ऐसे गैर योजनागत व्यय को पूरा करने के लिए भारत सरकार क्या किया है, संविधान क्या किया है, एक प्रकार के निधि का मतलब उसको ये कहें कि फॉर्मेशन किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आकस्मिक निधि यानी कंटिजेंसी फंड बोलते हैं। इसकी चर्चा हमारे भारतीय संविधान के किसमें किया गया हुआ है, देखो हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 267(1) कहता है, क्या कहता है कि भारत सरकार अपनी अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए एक विशेष प्रकार के आकस्मिक निधि का सृजन करेगा, जिसमें कुछ रुपया वो रिजर्व में रखेंगे। कहां रखेंगे, रिजर्व में रखेंगे, कोई दिक्कत। तो देखो ये कह दिया। अब क्या है कि इसमें 500 करोड़ रुपया हमेशा इसमें जमा रहता है। इसमें से पैसा आप तभी निकाल सकते हैं जब संचित निधि का पैसा क्या हो, कम पड़ गया हो। बात समझ में आया। यानी हम अपनी माँ का गहना तब बेचेंगे जब हमारे व्यापार से हमारी जरूरत पूरा नहीं हो पा रहा हो। गहना गुजर का क्या काम होता है, संपत्ति का क्या काम होता है, रिजर्व में काम करता है ना, आकस्मिक में काम करता है। उसी प्रकार समझो कि सरकार का गहना होता है ये, इसका यूज तब किया जाता है जब हमारा खर्चा इस संचित निधि के
आय व्यय से नहीं होता है तब। तो ये पैसा याद रखना 500 करोड़ रुपया ये होता है केंद्र सरकार के लिए। तो इसमें से पैसा तभी निकाला जा सकता है जब भारत के राष्ट्रपति इस पर क्या कर दे, अपनी सहमति दे। बिना इसकी सहमति के इस फंड से, बिना राष्ट्रपति की सहमति से इस फंड से हम पैसा नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सवाल आता है कि यह जो आकस्मिक निधि है इसको ऑब्जर्वेशन में कौन करता है, ऑब्जर्व कौन करता है? इसको तो क्या कर लिया, इसको करता है वित्त मंत्रालय का। वित्त मंत्रालय किसका? भारत सरकार का ना। वित्त मंत्रालय का जो फाइनेंस सेक्रेटरी होता है वो करता है। अरे यूपीएससी से बहाली होता है ना, इंडियन फाइनेंस सर्विस भी होता है ना, तो इसमें जो बहाल होता है बाद में क्या बनता है, फाइनेंस सेक्रेटरी बनता है। तो जो फाइनेंस सचिव होते हैं वही क्या होता है, इनका लेखा जोखा करते हैं, है ना, कि हाँ इतना पैसा आप लीजिए फिर आप बाद में क्या कीजिएगा, जमा कर दीजिएगा। कोई दिक्कत? अब देखो इसमें एक और क्लॉज है क्या, कि जब सरकार की आरंभिक या वर्तमान जरूरत इससे पूरा नहीं हो पाता है तब कुछ पैसा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे कोविड के समय में भारत सरकार ने क्या किया था, कोविड के समय लोगों को दवा इंजेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए बहुत अधिक संख्या में इस आकस्मिक निधि से क्या किया था, पैसा निकाला था। और देखो तो नैना मजे की बात, जब संचित निधि से और जब आकस्मिक निधि का पूरा फंड खाली हो गया फिर भी हमको सरकार का अगर नहीं, मतलब क्या, सरकार कोविड के समय में अच्छे तरीके से लोगों का इलाज नहीं कर पाई ना, सरकार को तो पैसा चाहिए। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने एक फंड बनाया, इसको क्या बोलते हैं, पीएम केयर फंड। नाम सुने हैं ना, प्रधानमंत्री केयर फंड के नाम से क्या किया मोदी साहब, एक फंड बना दिया। बात समझ में आया? और इस फंड में, और इसको कानून बना दिया, चूंकि इनका बहुमत पूरा है ना, लोकसभा राष्ट्रपति दोनों में है, कानून बना दिया कि इस फंड में आप पैसा तो जमा कर सकते हैं लेकिन सरकार पैसा कहाँ खर्च कर रही है आप नहीं पूछ सकते हैं। तो आपको पता होगा कि बहुत ज्यादा विवाद भी हुआ था इस पर, है ना। इसमें अरबों रुपया जमा हुआ, हम भी दिए थे 1100 रुपया उस समय में, दिल्ली में रहते थे। जिसका जितना क्षमता था अपना क्यूआर कोड था, वेबसाइट जाकर पेमेंट कर दिया, एक सर्टिफिकेट दिया था कि हाँ आपका पैसा रिसीव हुआ, धन्यवाद। तो सब लोग अपने इच्छा से दिया था, इसमें अरबों रुपया जमा हो गया। लेकिन अब खर्चा कैसे करेंगे, तो हम खर्चा का ब्यौरा नहीं करते। अब सरकार की ईमानदारी बनती है कि सरकार ने कोविड पर खर्चा किया कि अपना एडवर्टीजमेंट पर खर्चा किया। सार्वजनिक वित्त यानी इसको क्या बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट। अब देखो पब्लिक अकाउंट जो होता है यह भी क्या है, यह भी एक प्रकार का क्या है, अकाउंट होता है जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(2) में कहा गया है। ये क्या कहता है, ये चर्चा करता है रिया कि वैसा धन, है ना, ये क्या कहता है कि वैसा धन जो समेकित निधि में जमा नहीं किया जा सकता, तो वह धन कहाँ आएगा, वह धन आएगा सार्वजनिक निधि में। आप ये समझ लो कि सार्वजनिक खाता में वैसा धन आता है जो सरकार को न तो राजस्व से प्राप्त होता हो और न तो कर से प्राप्त होता हो। यानी कर और राजस्व से इतर जो भी धन प्राप्त होता है किसको, सरकार को, वह कहाँ जाता है, वह जाता है सार्वजनिक वित्त या खाता में जाता है। अब देखो सार्वजनिक वित्त का मतलब क्या होगा, इसमें पब्लिक आया, तो पब्लिक अकाउंट में क्या क्या आता है, आप देखिएगा कि बिहार सरकार का या केंद्र सरकार का क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा मंत्रालय होता है ना, और केंद्र में बिहार में क्या बोलते हैं, विभाग बोलते हैं उसको। जैसे शिक्षा मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, स्वास्थ्य मंत्रालय हो गया, तो सबका तो अपना खाता है ना जी, हर विभाग का खाता होता है। तो इस खाते में पैसा कहाँ से आया, कैसे गया, ये सब किस में जमा होता है, सार्वजनिक वित्त में जमा होता है। उसी प्रकार से हमारे बिहार का विभाग है ना, शिक्षा विभाग का, पंचायती विभाग का, गन्ना विभाग का, लहसुन विभाग का जो पैसा सब आता है वो सब किस में काउंट किया जाएगा, सार्वजनिक वित्त में काउंट किया जाएगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत? जैसे आप वीडियो बनिएगा बिहार में तो आपके ब्लॉक के नाम से खाता खुलेगा, उजियारपुर प्रखंड का खाता या मुसहरी प्रखंड का खाता, और आप जब वीडियो बनिएगा तो आप ऑथोराइज हो जाएंगे क्या करने के लिए, साइन करने के लिए। तो अब साइन का जहन खत्म कर दिया है, अब क्या आ गया है, DSC आ गया है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अब आपका डिजिटल रहेगा, आपका चला चपाटी सब मार के अपना पैसा निकालने काम करना शुरू कर देगा, है ना। अब आपको साइन नहीं करना है। देखिएगा वीडियो एक ऐसा प्रजाति है कि जब भी आप जाइएगा तब वहाँ का अर्दली क्या बोलेगा, वीडियो साहब बिजी है, मीटिंग में है
है ना। ये हमारे लाल पिताशाही का प्रशासन का, कभी वहाँ जाओगे तो बड़ा आनंद आएगा, मन करेगा नौकरी छोड़ के हम भाग जाएं, है ना, इतना ज़्यादा वर्कलोड है। आगे चले बेटा इसको तो इतना देख लिए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसको हमको पढ़ना है कि बजट के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ बजट। टाइप्स ऑफ बजट का ना हमारे संविधान में चर्चा नहीं किया गया हुआ है, ठीक है। संविधान में क्या किया गया हुआ है, चर्चा नहीं किया गया हुआ है, बल्कि अपने सिचुएशन के अनुसार सरकार क्या करता है, समय समय पर विभिन्न प्रकार के आय और व्ययों का कहा करता है, संसद में और विधानमंडल में प्रस्तुतिकरण करता है। उसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, बजट को आज क्लासिफाई करके पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो जो सबसे पहला बजट होता है उसको हम लोग कहते हैं आम बजट, परफॉर्मेंस बजट, इसको बोलते हैं निष्पादन बजट। उसके बाद बोला जाता है आउटकम बजट, आउटकम बजट। उसके बाद होता है जेंडर बजट, इसको जेंडर बजट भी कहते हैं और क्या कहते हैं, लिंग आधारित बजट। ठीक है। एक होता है इंटरिम बजट, अंतरिम बजट। एक और होता है जीरो बेस्ड बजट, जीरो आधारित बजट। देखो स्पेलिंग बता देते हैं। जनरल GENERAL जनरल बजट का वही होता है BUDGET बजट। निष्पादन का परफॉर्मेंस PERFORMANC परफॉर्मेंस। आउटकम का OUTCOME आउटकम। जेंडर का क्या है, हाँ GENDER जेंडर बजट। इंतरिम का होता है INTERIM इंटरिम। जीरो का होता है ZERO जीरो BACD बेस्ड। उसके बाद बजट, ठीक है। देखो सबसे पहला क्या हमारे पास में बजट आता है, उस बजट का नाम है आम बजट। तुमको ठंड लग रहा है सुनती नहीं लग रहा तो जैकेट पहन लो, वहां रखा होगा, है ना। देखो पहला क्या है, यहाँ पे आम बजट है। आम का मतलब क्या होता है यहाँ पे, है? आम का मतलब सब, आम मतलब पब्लिक हो गया सर। हाँ वेरी गुड। आम मतलब पब्लिक, हाँ हाँ। यहाँ पर आम का मतलब क्या हो गया, पब्लिक। यहाँ पर खेसारी लाल का आम मत समझना, है ना। यहाँ आम मतलब क्या हो गया, पब्लिक। अब देखो जब कभी भी सरकार एक वित्तीय वर्ष में पब्लिक के लिए क्या बनाती है, बजट बनाती है। क्या बनाती है, पब्लिक के लिए बजट बनाती है। आप ये कह सकते हैं कि यह बजट किसको क्या होता है कि किसी भी वित्तीय वर्ष का, है ना, आय व्यय का लेखा जोखा ही क्या कहलाता है, आम बजट कहलाता है। और वास्तव में इसके केंद्र में कौन होता है, पब्लिक। ध्यान रखिएगा इसके केंद्र में क्या होता है, केंद्र का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, फोकस, सेंटर नहीं फोकस। हाँ उसको फोकस बोलेंगे। केंद्र में कौन रहता है, केंद्र में रहता है आम जनता। यानी यह जो आम बजट होता है, प्रत्येक सरकार, प्रत्येक चाहे राज्य सरकार हो या बिहार सरकार हो, एक वित्तीय वर्ष में क्या करता है, अपना बजट तैयार करवाता है। और ये बजट अग्रिम होता है कि पूर्ववर्ती होता है। अग्रिम का मतलब होता है कि आने वाले साल के लिए होता है कि पहले वाले साल के लिए होता है, आने वाले साल के लिए होता है। और पहले वाले साल के लिए क्या होता है, आर्थिक समीक्षा होता है। ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड स्तुति। ये क्या होता है, ये बजट जो होता है यह आने वाले साल का ब्यौरा देता है। ये देखिए ना, हम लोग क्या पढ़ते हैं कि निर्मला सीतारमण में बजट 2024-25 पेश किया, पढ़ते हैं ना। क्या मतलब हुआ, कब पेश किया की थी, 1 फरवरी को ना। हाँ
यानी 1 फरवरी 2024 से लेकर के 31 जनवरी 2025, 24 नहीं 25 होगा ना, हाँ 25 तक, ठीक है। इस समय में 1 साल में सरकार कितना पैसा कमाएगा, सरकार कितना पैसा क्या करेगा, खर्च करेगा, इसी का पूरा हिरिंग बिरिंग का सिस्टम यहाँ पर मेंशन कर दिया गया हुआ है। तो 24-25 को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है 24 और 25। समझ में आ गया। तो बजट क्या होता है, आने वाले समय के लिए बताया जाता है। अब जरा बताओ, सबसे पहले भारत में आम बजट कब पेश किया गया था, सोच के बताना। अभी हम पढ़ा है कुछ देर पहले, 1860 में कि 1947 में। हमारा प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले आम बजट कब पेश किया गया। स्वतंत्र गुलाम की बात हम करते ही नहीं है। तर्क बताओ, सीधे बोलना नहीं, तर्क के साथ बोलना है तुमको। 1947 में सर, प्रथम बजट तो उसी समय पेश हुआ था ना, तो फिर ये भी उसी समय हुआ होगा। और कोई आदमी नीता भी करे 1947 में। तुम्हारा पूनम क्या विचार, वही सर, 47 का ही विचार है। और नैना रिया का कोई विचार नहीं, तुमने विचारले से जीव हो जी। क्योंकि सर ये आम बजट इसीलिए होगा क्योंकि ये पब्लिक के लिए था। 1860 वाला एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होगा ना, जो पब्लिक हम कब लेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, पीपल है ना, पढ़ते हैं संविधान की प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना हमको कब एजुकेशन किया गया, आजादी के बाद ना। तो पहला हम क्या बोलेंगे, चाहे गुलाम हो या आजाद, हम क्या बोलेंगे, पहला कब पेश किया गया था, 1947 में। किसके द्वारा किया गया था, आर के सदगुणम चेट्टी के द्वारा, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये होता है क्या, आम बजट इसको बोलते हैं। कोई दिक्कत। चलो अब आता है क्या, निष्पादन बजट। ये क्या होता है पूनम, देखो निष्पादन का मतलब होता है कि हमको यदि कोई टारगेट दिया गया हुआ है या काम किया गया हुआ है तो उसका निष्पादन कितना हो पाया। जैसे देखो, हम मान लेते हैं कि हमने क्या किया, हमने पिछले वर्ष के लिए शिक्षा पर 5000 करोड़ रुपया क्या किया, प्रसारित किया। और इस वर्ष में जब हम उसका लेखा जोखा जब तैयार करेंगे तो हम रिजल्ट क्या आता है कि शिक्षा पर खर्च किए थे कितना, 5000, खर्च कितना कर पाया है, केवल 3000 करोड़ रुपया, 2000 करोड़ रुपया क्या किया, बच गया। आप सुनते होइएगा बहुत बार कि बिहार सरकार ने बहुत सारा फंड केंद्र सरकार को वापस कर दिया। ऐसे ही वित्त का विभाग, ये वित्त आयोग का रिपोर्ट है, खर्च नहीं सरकार कर पाता है। तो निष्पादन का मतलब होता है कि जब पूर्व के वित्तीय वर्ष में किसी विशेष, ये तो उठाना लो, तो इसमें क्या कहता है कि किसी भी वित्तीय वर्ष में, पिछले वित्तीय वर्ष में हमने किसी विभाग पर खर्चा किया है, ठीक है। और खर्चा करने के बाद में अभी का जो हम बजट बना रहे हैं तो हम देखेंगे ना कि कितना वहाँ खर्चा का यूज किया गया, नहीं किया गया, कितना निष्पादन किया गया। तो उसी प्रकार का बजट को हम क्या बोलते हैं, बजट कहते हैं, ठीक। उठा लो उसको, देखो क्या कहती हैं। ये क्या हुआ, ये विशेष बजट हुआ, लिख लो। ये क्या हो, क्या लिखवाए हैं, एक प्रकार का विशेष बजट होता है जिसमें खर्च किए जाने वाले संसाधनों और प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा। हाँ तो वही ना भेजे थे, उसको व्हाट्सएप कर दिए थे। हाँ तो उसी पर भेजना है, भेजा हुआ है, लिख लिए। क्या लिखवाए हैं, बोलो। ब्यौरा अंकित होता है। ये समझ में आया ना पूनम। देखो जैसे क्या किया, 2023-24 में हम मान लेते हैं क्या किया कि शिक्षा पर, ठीक है, हम कितना खर्च किए, 5000 करोड़ रुपया हमने बजट बना दिया, अलॉट कर दिया शिक्षा विभाग को। अब जैसे ही अलॉट करते हैं तो पैसा सरकार से कहाँ चला जाता है। देखो एक चीज और समझ लो, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। सरकार जब बजट बनाया तो हम बोलते हैं कि हाँ शिक्षा मद में इतना खर्चा हुआ, रक्षा मद में इतना खर्चा हुआ, तो सरकार क्या करती है, तुरंत संचित निधि से फंड कहाँ ट्रांसफर कर देता है,
हाँ सार्वजनिक मतलब वेरी गुड, शिक्षा विभाग को रक्षा विभाग को दे दिया, अब उसका पैसा हो गया। अब वो अपना काम करेगा और साल में रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेगा? केंद्र सरकार को, संसद में। लीजिए सर हमने ये कर लिया हुआ है, देखो कैसे काम करता है, समझा? ये हो गया, इतना काम कर लिया शिक्षा में। अब भाई जब 2024 और 25 का बजट तैयार किया जाएगा तो देखा जाएगा ना कि पिछला साल हमने जो क्या किया है, शिक्षा पर खर्च किया है, उसका कितना खर्च हुआ और कितना बचा है। हो सकता है कि पैसा घट गया हुआ होगा। इसी को बोलते हैं निष्पादन करना, मतलब कि इंडिंग कर देना कि हम कितना काम किया। माने चलो कि क्या किया, इसमें 3500 करोड़ रुपया खर्च हुआ, बाकी पैसा बचत हो गया। तो देखेगा ना कि जो 3500 रुपया खर्च हुआ है वो वास्तव में कागज पर तो नहीं है, जमीन पर उतरा है कि नहीं उतरा है, वो देखा जाता है। इसी को बोलते हैं क्या, निष्पादन बजट बोला जाता है। तो इस प्रकार का सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो था वो संयुक्त राज्य अमेरिका में लाया गया था, और वहीं से हम लोग 1968 में इसको अडॉप्ट किए थे। कब किए थे पूनम रानी? 1968 में इसको क्या किए थे, अडॉप्ट किए थे। अब देखो 1968 कैमा इलाका है, इसमें कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा था? तीसरा कि चौथा? तीसरा चल रहा था ना। तो इसमें जितना भी कृषि पर हमने खर्च किया था, किया था ना खर्च, बता ये क्या नाम है, भारत सरकार, और इस पर खर्च किया था उद्योग पर, तो उससे कितना विकास हुआ, हम जो पैसा खर्च किए वास्तव में काम हुआ कृषि को क्या बोलते हैं, निष्पादन बोलते हैं। जैसे आपके गार्जियन 3-4 साल से पैसा भेज के आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो आपसे पूछते हैं ना कि पीटी पास किए कि नहीं किए, मेंस पास किए कि नहीं किए, तो पूछी पाछी करना, इसी को हम क्या बोलते हैं, निष्पादन। इसका मतलब हुआ कि हम जो पैसा दे रहे हैं कैंडिडेट को, वास्तव में वह पैसा का पढ़ाई करता है, वहाँ फुटानी तो नहीं करता है ना, इसी को बोलते हैं निष्पादन करना। समझ में आया? अरे तुम काहे रो रही हो, तुम मिटाए? अब क्या बचा है, जीरो बेस्ड बजट। देखो अच्छा, आउटकम बजट। आउटकम बजट का क्या मतलब होता है, कोई आदमी? देखो आउटकम बजट जो होता है ना, वो भी ये भी एक प्रकार का विशेष बजट होता है जो विभागों या मंत्रालयों द्वारा क्या किया जाता है, विशेष रूप से बनाया जाता है। क्या होता है, ये भी एक प्रकार का क्या होता है पूनम, विशेष बजट होता है, जो क्या विभागों अथवा मंत्रालयों द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, चले आगे। देखो अब ये आउटकम का हुआ, जैसे मान लेते हैं कि हमारे यहाँ क्या है, बिहार सरकार का है ना सामान्य प्रशासन विभाग है। अब मान लिया इसने क्या किया, इसने हमारे बिहार में 1000 पुलिस का क्या किया, बहाली किया। क्या किया, बहाली किया। इस पर कुछ सैलरी खर्च होगा ना, सैलरी खर्च होगा। तो मान लो कि 2023 और 24 के लिए बिहार सरकार ने इस पुलिस विभाग में सारे स्टाफ को पेमेंट करने के लिए 20,000 करोड़ रुपया क्या किया, अलॉट किया। क्या किया, अलॉट किया। लेकिन इस बीच में क्या किया, कुछ ऐसे पुलिस अधिकारी तो होंगे ना कि जो अपना पद को छोड़ करके कुछ टीचर बन गए होंगे, कुछ डीएसपी बन गए होंगे, कुछ अलग पद पर चले गए होंगे। ये कांस्टेबल लोग बनता है ना, तो अब तो सरकार सबको जोड़ के पैसा दे दिया, तो कुछ पैसा कम होगा, कुछ पैसा नई बहाली में हो सकता है ज़्यादा खर्च होगा ना। तो इसी को बोलते हैं क्या, आउटकम बजट। यानी हमने जो पैसा खर्च किया है वास्तव में उसका रिजल्ट क्या आया, हमको घाटा हुआ है कि नफा हुआ। बेसिकली ये और परफॉर्मेंस दोनों लगभग क्या होता है, बराबर होता है। अंतर क्या है कि ये सरकार का द्वारा समग्र विभागों का अवलोकन होता है, और ये आउटकम बजट प्रत्येक विभाग या मंत्रालय का अलग अलग होता है। बस यही इसमें अंतर होता है। बाकी जो काम यहाँ होता है वही काम किस में होता है, आउटकम बजट में होता है। चलिए आगे। अच्छा ये कब चालू किया गया था बताए थे, 2005 में, सबसे पहले 2005 में लागू ये जारी किया गया था। अब कौन सा बजट, जेंडर बजट। देखो जेंडर बजट होता क्या है, जेंडर बजट जो है सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के देश है ना, सबसे पहले कहां पर किया गया था नीता, ऑस्ट्रेलिया में इसको पेश किया गया था। बेसिकली क्या है, इसको बोलते हैं लिंग आधारित बजट। यानी जब कभी भी किसी सरकार के द्वारा
महिलाओं के सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक उत्थान के लिए विशेष योजना बनाकर उसके लिए विशेष राशि आवंटित की जाती है, तो उसी प्रोसेस को या उसी राशि को हम लोग क्या बोलते हैं? जेंडर बजट बोलते हैं। इसका काम ये होता है कि हमारे समाज में जो पिछड़ी हुई महिलाएं हैं, उन महिलाओं को हम आर्थिक और सामाजिक रूप से क्या करें? सशक्त करें। तो सबसे पहले कहाँ आया था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो भारत में अभी तक यह कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन 2005 और 6 में सबसे पहले हमारे भारत में इस जेंडर बजट को क्या किया गया था? पेश किया गया था। तो उस समय में हमारे भारत के जो वित्त मंत्री थे उसका नाम क्या था? पी चिदम्बरम। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किस वित्त मंत्री के द्वारा जेंडर बजट पेश किया गया था, तो क्या बताएंगे? पी चिदम्बरम बताएंगे, बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? ये समझ में आया ना कि क्या होता है? कब पेश किया गया? 5-6 में। कौन किया था? पी चिदम्बरम। ठीक है, पी चिदम्बरम कौन था? कांग्रेस के, उसमें कांग्रेस के थे ना। चलो अब देखते हैं एंटरिंग बजट यानी अंतरिम बजट। देखो अंतरिम बजट क्या होता है? अंतरिम बजट भी आम बजट की तरह ही होता है। क्या होता है? अंतरिम बजट भी आम बजट की तरह ही होता है। जब कभी भी राजनीतिक अस्थिरता के कारण या किसी अन्य कारण से जब पार्लियामेंट में या विधानमंडल में आम बजट पेश नहीं किया जाता है, तो उस स्थिति में एक विशेष प्रकार का इसके बिहाफ पर ये अंतरिम बजट क्या किया जाता है? पेश किया जाता है। आप पढ़ते होइएगा पेपर में कि आज अंतरिम बजट पेश होगा, है ना। ये वास्तव में क्या होता है? ये अंतरिम बजट इसी का पहले का रूप होता है। हाँ, अंतरिम बजट आएगा कब? अब मार्च अप्रैल है। तो अब इलेक्शन जब हो जाएगा ना हमारे यहाँ, उसके बाद में बजट पेश किया जाएगा। बहुत अच्छा बा, वेरी गुड। देखो क्या है, ये अंतरिम बजट हो गया। अब ये अंतरिम बजट कब पेश किया जाता है ये भी समझो। देखो जब हमारे यहाँ सरकार अस्थिर होता है, और सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि जब हमारे यहाँ किसी प्रकार का आम चुनाव हो, चाहे लोकसभा का हो विधानसभा का हो, तो वैसी स्थिति में सरकार अपने माथा पर बोझ नहीं लेना चाहती है। पता थोड़ी सा होता है कि हम फिर दोबारा सरकार में आएंगे कि नहीं आएंगे, तो एकदम हल्का फुल्का अंतरिम बजट पेश करता है। और बेसिकली इस अंतरिम बजट में पूरा भारी भरकम पेश करता है कि हम इतना खर्च करें, उसे इलेक्शन आने का फायदा रहता है, वोट आने का उनको। तो जब कभी भी आम चुनाव होता है, तो आम चुनाव और बजट लाना जरूरी है ना फाइनेंशियल ईयर में। तो आम चुनाव से पहले केंद्र सरकार या राज्य सरकार जब एक बजट पेश करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अंतरिम बजट पेश करते हैं। अभी चूंकि हमारे यहाँ किसका चुनाव होने वाला है? लोकसभा का होने वाला है ना। कब होगा चुनाव? अप्रैल मई के आसपास में है कि कब है? अब जब हो मतलब चुनाव है ना लोकसभा का, तो अभी सरकार हमारा क्या है कि चुनाव होने वाला है, तो अभी सरकार क्या किया है? अंतरिम बजट लाया है। और जब सरकार का गठन हो जाएगा नई लोकसभा के लिए, तब यही बजट किसमें परफॉर्म हो जाएगा? आम बजट में हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसीलिए अभी जितना भी बजट में आप पॉइंट देखिएगा, सब में लिखा रहेगा अनुमानित वृद्धि दर, अनुमानित इतना कलेक्शन, अनुमानित इतना खर्चा, सब अनुमानित जोड़ के लिखा गया हुआ होता है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत अंतरिम बजट में? समझ में आया? जी सर। ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि अंतरिम बजट में किसी भी प्रकार का इंपॉर्टेंट निर्णय नहीं लिया जाता है। महत्वपूर्ण कोई देखिए कोई योजना नहीं शुरू किया है इसे ये अंतरिम बजट में नहीं शुरू करेगा। वो करेगा कब? जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद में उसको शुरू करेगा, है ना। जीरो बेस का मतलब होता है जैसे अभी बजट पेश होता है तो हम लोग बोलते हैं ना पढ़ते हुए पेपर में, हाँ, कि पिछले वित्तीय वर्ष में इस मद में इतना राशि खर्च किया गया और इस वित्तीय वर्ष में इस मद में इतना राशि खर्च किया जा रहा है। पढ़ते होंगे ना। मद का मतलब क्या होता है? मद को क्या बोलेंगे उसको? जैसे शिक्षा मद, मतलब शिक्षा में तरह से है ना, पढ़ते हैं ना कि 2023-24 में शिक्षा मद में 5,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया, और 2024-25 में शिक्षा मद में 5500 करोड़ रुपया खर्च किया गया। तो जब बजट पेश करेंगे तो क्या हमारे पास में लिखा आएगा कि पिछले वर्ष की तुलना में शिक्षा पर इस वर्ष कितना अधिक व्यय किया जा रहा है? 500 ना। पहले कितना था? 5,000 था, अभी कितना है? 500 है, 5500 है, यानी कितना अधिक हो गया? 500 है ना।
तो हम लिख करके देते हैं यहाँ पर क्या कि हम 500 रुपये अधिक खर्च करते हैं, यानी हम आधार किसको बनाए हैं जयप्रकाश, पिछला वर्ष को ना। हमने क्या किया, हमने आधार किसको बनाया, पिछला वर्ष को बनाया। तो जब कभी हम अपने सिस्टम में बजट में पिछले वर्ष को आधार नहीं बनाते हैं, यानी हम करेंट फाइनेंशियल ईयर को जीरो, कहाँ गया, हाँ यहाँ पर हम क्या मान के चलते हैं, हम यहाँ पर जीरो मान करके चलते हैं, शून्य मान करके चलते हैं। यानी हम पीछे में हम क्या किया हमको नहीं मतलब है, वर्तमान में उसको हम क्या करते हैं, एक नया शुरुआत करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो बजट बोलते हैं। लिख लो, लिखवा देते हैं। जब कभी बजट में पिछले वर्ष का, जब कभी बजट में पिछले वर्ष को आधार न मानकर वर्तमान वित्तीय वर्ष में शून्य से आधार मानकर बजट तैयार किया जाता है, शून्य से आधार मानकर बजट तैयार किया जाता है, तो उस किया जाता है वही क्या कहलाता है, शून्य रहित बजट कहलाता है। हो गया। अब देखो ये जो बजट था ना, इसकी शुरुआत किया गया था 1987 में, है ना। तो ये अब देखो इसमें क्या पढ़ना है पीटी के लिए, आपको पीटी के लिए ये बजट क्या कैसे कैसे होता है उसको पढ़ना, कब पेश किया गया वो पढ़ना, और किसके द्वारा पेश किया गया ये भी तुमको पढ़ना है, ठीक है। अब क्या है कि इसमें काम हमको करना होता है डाटा पर। किस पर, डाटा पर। तो डाटा पर हम काम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि आज 12 तारीख है ना, आज ही 12 तारीख है। तो आज ही बिहार में यदि सरकार स्थिर होता है तो आज ही बजट पेश होता है बिहार में, लेकिन अभी क्या है, अभी तो विधायकों को सब ठीक कर रहा है वहाँ पर। तो बिहार सरकार का जब क्या हो जाएगा, बजट पेश हो जाएगा, तो हम लोग एक तुलनात्मक रूप से भारत का और बिहार का अलग से पढ़ेंगे, कितना बजट में खर्च किया गया, वो ज़्यादा समझ में आपको आएगा, है ना। हाँ, तो बाद में हम करवाएंगे उसको, वो समझो कि पीटी के जब नज़दीक समय आएगा ना, 2-3 दिन समय निकाल 2-3 दिन उसको हम पढ़ा देंगे, वो मेरा काम रहा पढ़ाने का।